इधर अब उनके घर में वो अजीबोगरीब आवाजें और वो अजीबोगरीब मंजर बंद हो चुका था और नूर हुसैन साहब बड़ी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इधर जब नज़र हुसैन साहब ने अपना हाफजा यानी कि हाफिज कुरान कंप्लीट हो गए तो उसके बाद वो अपने वालिद के साथ यानी नूर हुसैन साहब के साथ काम पर लग गए और जिन्नात वाले इस वाक़े को काफ़ी अच्छा खासा अरसा गुजर चुका था। नूर हुसैन साहब की जहाँ पर काम करते थे वहाँ की छत अच्छी खासी खस्ताहाली तक पहुँच चुकी थी और उन्होंने छत बदलने के लिए फिर उस पेड़ को काटने का इरादा पूरी तरह से बना लिया और फिर उसके लिए उन्होंने मजबूत किस्म का एक कुल्हाड़ा बनाया। तभी नूर हुसैन की बीवी ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा, उस पेड़ को हरगिज मत काटिए। पता नहीं आपको जब हमने 4 दीवारी इस पेड़ के आसपास उठाई थी अब कितना बड़ा मसला पेश आया था, हम कितनी मुसीबत परेशानी में फंस गए थे जब तो हमने 4 दीवारी उठाई थी, लेकिन आप तो अब इस पेड़ को ही काटने का कह रहे हो। आपको क्या वो मंजर याद नहीं कि हमारी रातों की नींद, दिन का चैन सब खत्म हो चुका था सिर्फ 4 दीवारी उठाने पर। अगर हमने ये पेड़ काट दिया तो खुदा ना करे ऐसा कुछ हो कि हम उसे संभाल भी ना पाएं। उनकी बीवी की बात बिल्कुल सही भी थी, लेकिन नूर हुसैन साहब ने उनकी एक ना सुनी और फिर अपने बेटे के साथ मिलकर उस पेड़ को काट दिया। उसके बाद शाम तक तो कुछ भी ना हुआ तो नूर हुसैन साहब ने अपनी बीवी से कहा, देख लिया, कुछ भी नहीं करा किसी ने हमारा, ना ही कुछ हुआ हमें। फालतू में ही तुम इस तरह की बातें कर रही थी, तुम तो ऐसे ही डरते रहती हो। मगर नूर हुसैन साहब की बीवी को यह खामोशी तूफान से पहले वाले खामोशी जैसी लग रही थी। कोई ना कोई ऐसा हादसा पेश आने वाला था इसके पहले की यह खामोशी थी। वो खामोश थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थी। उन्हीं दिनों गांव के साथ लगे एक मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा। सब गांव वालों ने वो मेला देख लिया था सिवाय इस खानदान के, क्योंकि नूर हुसैन साहब को ना तो खुद इन सब चीज़ों में दिलचस्पी थी, ना ही वो अपने घर वालों को मेले वेले वगैरह में ले जाने के लिए एग्री हुआ करते थे। उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन नज़र हुसैन को अपने दोस्तों से मेले में लगने वाली सर्कस के दिलचस्प करतब सुन सुनकर सर्कस देखने का शौक पैदा हो चुका था और वो सर्कस देखने के लिए बड़े बेचैन हो चुके थे। और उसी रात को वो सर्कस देखने की खुशी में तिलावत करना भी भूल गया था और अम्मी अब्बू के सोने का इंतज़ार करने लगा। उसके अब्बू भी उस रात काम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। थकावन की वजह से ही उन्हें भी तिलावत करना याद ही न रहा और वो दोनों मियाँ बीवी तिलावत करवाए बगैर ही सो गए और उनके सोते ही इधर नज़र हुसैन साहब सर्कस देखने निकल गए। और फिर वो पुरस्कार मखलूक जो कब से इन लोगों पर ताव खाए हुई थी, इन लोगों से खुन्नस रख रही थी, उसने मौका पाकर इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया और अपना इंतकाम ले लिया। उनको इस तरह से मौत के घाट उतारा गया कि उन्हें देखकर एक इबरत जैसा माहौल पैदा हो चुका था और उन सब की इस हालत को और इतने खतरनाक कत्ल को देखकर गांव वालों पर भी सख्ता तारी हो चुका था और गांव वाले बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उन्हें भी यकीन हो चुका था ये काम किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता, कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि उनके गले मसल कर मरोड़ दिए गए थे और उनके बिस्तर पर खून का एक कतरा तक मौजूद नहीं था। और फिर उन्हें जिन्होंने गुस्ल दिया उन्होंने भी देखा कि ऐसा लग रहा जैसे उनके जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। अपने वालिदैन की मौत के बाद नज़र हुसैन बिल्कुल अकेले रह गए थे। अब तो लोग भी उससे डरने लगे थे। जिस भी रास्ते से नज़र हुसैन साहब गुजरते थे तो लोग इतने ज़्यादा डर चुके थे कि वो रास्ता ही लोग छोड़ जाते थे। यहाँ तक उनके डर का ये आलम हो चुका था कि नज़र हुसैन साहब अगर मस्जिद जाते नमाज़ पढ़ने के लिए तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते वो बिना नमाज पढ़े ही अपने घर को भाग जाते थे। यानी नज़र हुसैन साहब को इतना ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर दिया था ऐसा रिएक्शन दे के कि वो खुद कहीं आने जाने के काबिल नहीं थे। वो नज़र हुसैन साहब को देखकर ऐसा रिएक्ट करते थे जैसे कोई भूत उनके सामने आ गया हो। इस सारी सूरत हाल से नज़र हुसैन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और अगर वो घर जाता तो घर पर उसको उसके माँ बाप की याद आती। यानी कि चारों तरफ से परेशानी और मुश्किलों ने उसे घेर लिया था। बाहर निकलता तो लोग डरते और घर में आता तो वो खुद डरता, क्योंकि उसके माँ बाप की वो मौत उसकी आंखों के सामने घुमा करती थी और घर अब उनको खाने के लिए दौड़ने लगा था। जब जब उन्हें अपने वालिदैन की याद सताती और उनके मौत का मंजर उनकी आंखों के सामने आता तो उन्हें उस खलाई मखलूक पर और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा नफरत बढ़ जाती थी। दिन भर नज़र हुसैन साहब इधर उधर घूम के अपना दिन काटते और गए रात फिर घर में घुसते ताकि उन्हें उनके वालिदैन की याद ना आए। एक रात की बात है, नज़र हुसैन साहब अपने घर के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उन्हें ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि वो पेड़ जो उनके आंगन में लगा हुआ था वो उन्हें देखकर हंस रहा है। तो नज़र साहब ने फौरन पलटकर उस पेड़ की तरफ देखा। एक टूक देखते रहे तो पेड़ उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक लड़की हो। ऐसा लग रहा है जैसे उसके सामने के बड़े बड़े दांत खून से भरे हुए हैं और वो लड़की उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी उसे।
नजर भागकर घर के अंदर गया और एक कमरे में पड़े हुए एक कैन जो कि मिट्टी के तेल से भरा हुआ था वो लेकर भागता हुआ पेड़ के करीब पहुंच गया। तभी अचानक नजर को एक जोरदार धक्का लगा, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया और फिर वो ऊंची आवाज से तिलावत कुरान पाक करने लगा और मिट्टी के तेल को पेड़ पर डालने लगा। जैसे जैसे ये तिलावत करते हुए मिट्टी का तेल छिड़क रहा था तो उसी वक्त उस पेड़ से औरतों के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें इसे आने लगी। मगर नजर हुसैन ने अब किसी भी आवाज पर तवज्जो ना दी और किसी भी चीज पर ध्यान न दिया। उसने पेड़ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी। वो हरा भरा पेड़ था तो उसने धीरे धीरे आग पकड़ी और फिर अचानक से आग तेज होने लगी। उस आग के तेज होते ही जिनजादी और उस औरत की आवाज और ज्यादा तेज होने लगी। उन आवाजों का शोर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वो दूसरे घरों में भी जा रहा था और उन आवाजों का शोर सुनते ही गांव के दूसरे लोग भी अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको समझ में आई तो वो सारे के सारे नजर हुसैन को गालियां देने लगे। वो तो नजर हुसैन साहब को ये सब करने से रोकना चाहते थे और रोक ही रहे थे, और वो लोग तो पेड़ को आग लगाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन नजर हुसैन साहब उन चीखों को सुनकर इत्मीनान हासिल कर रहे थे। उसे किसी के भी गांव वालों की भी परवाह नहीं थी और फिर सारे लोग शोर मचाते हुए गांव से जंगल की ओर चले गए और इतनी देर में वो पेड़ जलकर कोयला हो चुका था और नजर साहब उसके सामने खड़े होकर आंसू बहा रहे थे। ये सब करके उन्हें सुकून सा महसूस हो रहा था और वो अपने आप को सुरूर में डूबा हुआ महसूस करने लगे थे। उस दरख्त के जलने के बाद वो बड़े ही बोझल कदमों से अपने घर के अंदर दाखिल हो गए और वालिदैन के कमरे में जाकर वालिद की चारपाई पर बैठकर बहुत ज्यादा रोया। अम्मी अब्बा, मैंने आपका बदला ले लिया। और फिर वो ख्यालों में अपने वालिदैन से बातें करते करते उसी चारपाई पर सो गए। उन्हें सोए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उनकी चारपाई हिलने लगी। चारपाई हिलने की वजह से उनकी नींद खुली और फिर नजर साहब को यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई जलजला आ गया हो। उन्होंने जैसे ही उठे तो घबराहट के मारे जोरदार दौड़ लगाई और उन्हें ऐसा झटका लगा जैसे पूरा मकान गिर गया हो। और फिर अभी वो ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक धमाका हुआ और वो मकान नजर हुसैन साहब के ऊपर आ गिरा। उनको ऐसा लगा जैसे वो मानो बोझ तले दब गए हों। फिर उसके बाद नजर साहब का दम घुटने लगा और नजर साहब को कोई भी होश ना रहा। पूरा गांव डर के मारे जंगल में इकट्ठा था और वो सब बहुत ज्यादा खौफ में थे कि न जाने उसने पेड़ जलाया अब क्या होगा। वो सारी रात गांव वालों ने उस जंगल में ही गुजार दी। सुबह जैसे हुई तो गांव वाले डरते डरते गांव में दाखिल हुए तो वो सारे लोग नजर हुसैन के घर की तरफ देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह पर एक बहुत बड़ी कब्र जैसी बनी हुई थी, जबकि दूसरे गांव वालों के घरों को कुछ भी नहीं हुआ था, उनका बाल तक बांका नहीं हुआ था। गांव वाले डरते डरते उस मकान के करीब गए, लेकिन मकान अब गिर के एक कब्र की शक्ल ले चुका था और उसकी चार दीवारी ने अंदर की तरफ गिर के उस कब्र के साथ एक चबूतरे की शक्ल भी बना दी थी और उस कब्र के ऊपर किसी जंगली बूटी ने सफेद रंग के फूल भी खिला दिए थे। गांव के लोग उस कब्र के पास खड़े हुए हैरान परेशान हो रहे थे और साथ ही वो जला हुआ पेड़ उन्हें मुस्कुराते हुए महसूस हो रहा था। और इस तरह उस जिन्नात, उस जिनजादी ने नूर हुसैन साहब के पूरे घर को तबाह बर्बाद कर दिया।